हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कंपनी का अर्थ क्या होता है, अंशों के भेद क्या होते हैं एवं अधिमान अंशों के क्या भेद होते हैं। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अंश पूंजी के भेद क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल किसी संयुक्त स्कंद कंपनी में पूंजी का अनुसूची 3 की टिप्पणियों में वर्गीकरण जिन शीर्षकों में किया जा सकता है या जिन शीर्षकों में हम पूंजी को बांट सकते हैं, जो अंश पूंजी है उसको बांट सकते हैं, वो इस प्रकार है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित तथा चूकता पूंजी, संचित पूंजी। याचित तथा चूकता पूंजी को अलग अलग भागों में भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम कुल मिलाकर 6 भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है अधिकृत पूंजी, जिसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8) के अनुसार कंपनी के पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद 6 में दर्शाई गई पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है। कंपनी द्वारा स्थापना के समय या इसके पश्चात इससे अधिक राशि के अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। जब सारी अधिकृत पूंजी निर्गमित की जा चुकी हो तथा पूंजी की आवश्यकता हो तो आगे चलकर कंपनी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करके इसमें वृद्धि कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 250 के अनुसार निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो कंपनी द्वारा प्रविवरण के माध्यम से जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो जनता द्वारा आवेदित किया जा चुका हो। यह आवश्यक नहीं कि कंपनी द्वारा सारी अधिकृत पूंजी एक साथ निर्गमित कर दी जाए। तीसरी हम बात करेंगे प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 286 के अनुसार निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे खरीदने के लिए जनता आवेदन प्रस्तुत कर देती है उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। कभी कभी कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूरे अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अंशों की प्रार्थित संख्या से अधिक का कंपनी द्वारा आवंटन नहीं किया जा सकता और प्रस्तावित पूंजी का शेष भाग अनिर्गमित रह जाता है। यदि कंपनी द्वारा कुछ अंशों का अपहरण कर लिया जाए तब इन्हें वापस आवंटित नहीं किया जाता, तब तक निर्गमित पूंजी उतनी मात्रा में कम रहेगी। तो प्रार्थित पूंजी 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो प्रार्थित एवं पूर्ण चूकता तथा दूसरी प्रार्थित परंतु पूर्ण चूकता नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप कंपनी के संचालकगण एक निश्चित मात्रा में अंशों का आवंटन करने के उपरांत भी कई बार अंशों का पूरा अंकित मूल्य एक साथ चुकाने की मांग नहीं करते हैं। उन्हें किश्तों में मांगा जाता है। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो जैसे उन्होंने प्रार्थना पत्र पर 2 रुपये मांग लिए, आवंटन पर 3 रुपये मांग लिए, प्रथम जो कॉल करी, फर्स्ट कॉल करी, उसमें फिर 2 रुपये मांग लिए। इस प्रकार किश्तों में जो राशि मांगी जाती है उन किश्तों को हम याचनाएं कहते हैं, कॉल्स कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। स्थिति विवरण की तिथि तक अंशों पर की गई कुल याचनाओं की राशि को याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। फिर आती है आपकी पेड अप कैपिटल या दत्त पूंजी।
यदि अंशधारी द्वारा याचित पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाए तो याचित पूंजी व दत्त पूंजी एक समान होती है, नहीं तो डिफरेंस हो जाता है कि जितना आपने मांगा है वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। अगर नहीं पे कर पाएगा कोई अंशधारी तो वो कॉल्स इन एरियर्स, कि यदि अंशों पर दी गई याचनाओं का कुछ का भुगतान न हो तो उन्हें हम बकाया याचना या कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। उसके बाद आता है आपका संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार केवल अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी सीमित कंपनी के में परिवर्तित होते समय संचित पूंजी रख सकती है। कंपनी द्वारा प्रस्ताव पास करके अंश के अंकित मूल्य में वृद्धि द्वारा बढ़ी हुई पूंजी के हिस्से को केवल समापन पर ही मंगवाना निर्धारित कर सकती है। यह भी निर्धारित कर सकती है कि अयाचित पूंजी के किसी हिस्से को केवल समापन पर ही मंगवाया जाएगा। इस प्रकार समापन पर ही मंगवाई जाने वाली राशि को संचित पूंजी कहते हैं। जो समापन पर आप मंगवाते हो उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। उसके बाद ये है कि कंपनियों द्वारा अंशों के आवंटन पर प्रतिबंध है। जैसे अगर उनको न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं होती है कंपनी को, तो वह अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। अब न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(3) के अनुसार कंपनी को न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण निर्गमन तिथि के 30 दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम अभिदान से आशय रोकड़ प्रतिफल के बदले कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों की ऐसी संख्या से है जिससे कम से कम इतनी राशि प्राप्त हो जाए कि निम्नलिखित जिससे उद्देश्य उसके कुछ उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे कंपनी द्वारा कोई संपत्ति खरीदने के लिए किए गए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, प्रस्विदा है, तो अंतर्गत आवश्यक भुगतान करना हो, अंश निर्गमन संबंधी प्रारंभिक व्यय करने हो, अथवा अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन तथा दलाली का भुगतान करना हो। उसके बाद कोई ऋणों का कंपनी द्वारा कोई लिए गए ऋणों का भुगतान करना हो, कोई आवश्यक कार्यशील पूंजी पर व्यय करना हो, या अन्य कोई आवश्यक व्यय जो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु किए जाते हैं। सेबी ने भी इसके लिए अपने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन के 90% के बराबर हो तथा निर्गमन बुक बिल्डिंग से हुआ हो तो निर्गमन बंद होने के 15 दिन के अंदर अंशों का आवंटन हो जाना चाहिए। अन्यथा विलंब अवधि के लिए 15% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी। यदि न्यूनतम अभिदान की राशि समय पर प्राप्त नहीं होती है तो निर्गमन बंद होने की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर आवेदन राशि लौटा देनी चाहिए। अन्यथा विलंबित अवधि के लिए कंपनी के संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और कंपनी को 12% ब्याज सहित राशि का भुगतान करना होगा। कंपनी आवेदकों के प्रविवरण में अंशों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, इसके मिलने का स्थान तथा बैंक का नाम जहां आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं आदि बातों का विवरण प्रदान करती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रारंभिक व्यय को। कंपनी का जब निर्माण किया जाता है तो निर्माण करने के संबंध में जो व्यय किए जाते हैं वो प्रारंभिक व्यय या प्रवर्तन संबंधी खर्च कहलाते हैं। प्रमोटर्स करते हैं जो बाद में कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, संचालक बन जाते हैं, प्रवर्तक बन जाते हैं, संचालक। तो जो व्यय जो इसमें शामिल होते हैं, जो प्रारंभिक व्यय में सर्वप्रथम परियोजना रिपोर्ट, बाजार सर्वे रिपोर्ट जो बनती है उसके बनाने के व्यय, व्यापार स्थापित करने, व्यापार चलाने के लिए किए गए प्रस्विदे के प्रारूप तैयार करने के व्यय, सीमा नियम, अंतर नियम एवं प्रविवरण का प्रारूप तैयार करने संबंधी कानूनी व्यय, सीमा नियम, अंतर नियम एवं प्रविवरण आदि छपवाने के व्यय, कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस, मुद्रांक शुल्क आदि, अंशों तथा ऋण पत्रों पर देय अभिगोपन कमीशन, दलाली तथा प्रविवरण का विज्ञापन व्यय, प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्र आदि छपवाने का व्यय, लेखा मानक 26 के अनुसार इनकी संपूर्ण राशि जिस वर्ष व्यय हुए उसी वर्ष अपलिखित की जाएगी। यदि प्रभुति प्रब्याजी खाते में शेष है, अन्यथा लाभ हानि विवरण में से इनको अपलिखित करना आवश्यक होगा। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।